वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास 12th। वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मनी का चैप्टर और वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना बैंकिंग का चैप्टर। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। सिंपल सा चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है, 2 या 3 मिनट में खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं है इस चैप्टर, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा बहुत बेसिक चीजें सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बारे में, ठीक है ना। बैंकिंग यानी कि देखो, सिंपल सी भाषा में बोलो तो बैंकिंग यानी बैंक से रिलेटेड है। तो हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक क्या होता है। अब सर सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक होता है, मैं तो यही नहीं पता। मैंने कहा भैया देखो, कमर्शियल बैंक तो आप रोज यूज करते हो। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप कमर्शियल बैंक रोज यूज करते हो। लेकिन अगर आपका बैंक नहीं है तो आप कमर्शियल बैंक यूज नहीं करते। लेकिन जितने भी कमर्शियल बैंक है ना, वो सेंट्रल बैंक तो यूज करते ही है, मतलब उनका सेंट्रल बैंक तो है। आपका बेशक अकाउंट ना हो कमर्शियल बैंक में, लेकिन कमर्शियल बैंक का अकाउंट तो है सेंट्रल बैंक में। सर इसका मतलब समझ नहीं आया, सारा ऊपर से चले गया, क्या समझा रहे हो, क्या कमर्शियल बैंक क्या सेंट्रल, थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझाओ ना। तो सिंपल सी बात है, जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो, वेदर डेबिट वेदर क्रेडिट, ठीक है, पैसा लेना या देना, कुछ भी करते हो किस में, बैंक के थ्रू, तो वो कमर्शियल बैंक कहलाता है। कमर्शियल बैंक जैसे कि आपका हो गया पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कैनरा, ठीक है ना। ये सारे क्या है, ये आपके सारे कमर्शियल बैंक्स है। क्या है, ये आपके सारे कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है ना। नाउ द थिंग इज व्हाट, ये सेंट्रल बैंक क्या होता है, ये बैंकों का भी बैंक होता है। क्या होता है, बैंकों का भी बैंक। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, बैंकों का बैंक होता है जैसे बाप का बाप होता है, वैसे बैंकों का भी बैंक क्या है, सॉरी, बैंकों का बैंक तो मैंने आपको वर्ल्ड बैंक बताया था, लेकिन वो सेंट्रल बैंक का भी बैंक है। कौन, वर्ल्ड बैंक सेंट्रल बैंक का बैंक है, ठीक है ना, मतलब ठीक है, समझ गए ना। और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का बैंक है, ठीक है, मतलब हाई लेवल सबसे पहले कौन सा आता है बैंक, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के बाद कौन सा आता है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के बाद क्या होता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक ऐसा बैंक जो कंट्रोल करता है पूरे बैंकिंग सिस्टम को। मतलब कि जितने भी ये कमर्शियल बैंक है, आर एस बी आई, पीएनबी, एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, कैनरा, जो भी ये बैंक है आपके, जे एंड के वाला बैंक है, जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है ना। तो जितने भी ये बैंक है, उनको कौन कंट्रोल करता है, वो सिर्फ एक ही बैंक कंट्रोल करता है इंडिया के अंदर, वो होता है सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। हर एक कंट्री का अलग अलग सेंट्रल बैंक होता है, एक ही नहीं होता है, ठीक है। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, बताओ। तो मैंने कहा, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। कौन है, आरबीआई, ठीक है। सो तो क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक का कमर्शियल बैंक कौन है, आरबीआई है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक ऐसा बैंक जो कंट्रोल करता है पूरे बैंकिंग सिस्टम को, सिंपल सी भाषा में बोलो तो, ठीक है। तो एपेक्स बैंक, डेफिनेशन क्या बोली, एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, जो कंट्रोल करता है सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम को। तो वो क्या है हमारा, कमर्शियल सेंट्रल बैंक कहलाता है। कब एस्टेब्लिश हुआ था, एस्टेब्लिश वाज, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1935 में। और किस एक्ट के अकॉर्डिंग ये पास हुआ था, तो ये एक्ट के हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। जिस साल में एस्टेब्लिश हुआ उससे एक साल कम कर दो, वो इसका एक्ट बन जाएगा और आरबीआई की फुल फॉर्म लिखता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में क्या हुआ था, इसका एक्ट पास हुआ था। और 1935 के अंदर ये क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। गवर्नर कौन है, कौन चलाता है आरबीआई को अभी के लिए, तो अभी के लिए जो है करंटली श्री शक्तिकांत दास जी जो है वो इसको रन करते हैं। वो गवर्नर कौन है, श्री शक्तिकांत दास जी। ये आपका एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिस वाज आस्क्ड इन एमसीक्यू टाइप। एंड द एस्टैब्लिशमेंट डेट एंड द एक्ट आल्सो कैन बी पुट इन द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। और सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो मतलब ये पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड में पूछा जा सकता है ये। आपसे यूं नहीं पूछेगा डायरेक्टली वन वन मार्क में बता दो कि व्हाट इज सेंट्रल बैंक। एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ सकता है, असर्शन रीजन की बेस पे ये जो है पूछ सकता है आपसे, ठीक है। देन वी हैव व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है, 5-6 फंक्शंस होते हैं जो ये परफॉर्म करते हैं सेंट्रल बैंक। सिंपल सिंपल है, सारे सुनते जाना और समझते जाना क्या है, ऐसे यूं चुटकियों में लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहला आता है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। क्या आता है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। मतलब क्या है कि ये जो बैंक है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, बैंक होता है एक जो नोट्स को इशू करता है। मतलब क्या है कि इसके अलावा कोई और इशू नहीं कर सकता नोट्स। मैंने आपको बताया था मनी के चैप्टर में
कि जो 1 रुपए के नोट होता है और जो कॉइन्स होता है वो कौन इशू करता है, कमेंट डाउन करना, वो करता है फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। और जो बाकी नोट्स होते हैं 10 रुपए 20 रुपए वाले, वो कौन इशू करता है, वो इशू करता है आरबीआई। तो वही उसी आरबीआई के बारे में हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स में क्या कहते हैं कि इसका एक्सक्लूसिव राइट होता है नोट्स को इशू करने का। 20th सेंचुरी तक, 20वीं शताब्दी तक इसको क्या कहा जाता था, बैंक ऑफ इशू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बैंक ऑफ इशू कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसके पास अनलिमिटेड लीगल टेंडर हुआ करता था, मतलब ये नोट्स को इशू कर सकता था जितना मर्जी ये चाहे, जितना मर्जी चाहे उतना पैसा ये छाप सकता था। तो इसको क्या कहा जाता था, बैंक ऑफ इशू कहा जाता था, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि फंक्शन में सबसे पहले क्या किया, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, ये इशू नोट्स करता है। सर लर्न कैसे करें, लर्न करने की दिक्कत ही क्या है, सिंपल सी चीज है। आरबीआई क्या करता है, पैसे को इशू करता है, नोट्स को इशू करता है, सिंपल सी बात बोलो, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। फिर आए बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये बैंकर टू द गवर्नमेंट में क्या कहते हैं, 3 रोल प्ले करता है। ये तीनों रोल आपको याद रखने हैं क्योंकि ये कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला रोल क्या आता है कि ये एक्ट करता है एज अ बैंकर। बैंकर टू द गवर्नमेंट में ये कैसे एक्ट करता है, एज अ बैंकर, मतलब कि ये मैनेज करता है गवर्नमेंट के अकाउंट्स को। कौन, आरबीआई। एज एन एजेंट ये बाय या सेल करता है सिक्योरिटीज को ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये सिक्योरिटीज को बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ये एडवाइसेस देता है, या तो कई बार डायरेक्टली फ्रेम भी कर देता है पॉलिसीज को, कि सर ऐसे करना चाहिए, सर ऐसे करना चाहिए। तो ये एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर भी काम करता है। कौन, बैंकर टू द कौन, बैंकर टू द गवर्नमेंट कौन कर रहा है ये फंक्शन, किसका, ये आरबीआई का। आरबीआई एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर एक्ट करता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि ये जो लोन, ये जो आरबीआई होता है, ये गवर्नमेंट को लोन भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, लोन। और जिसको हम क्या कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग फ्रॉम, डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। क्या कहा, ये याद कर लेना, डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय बोरोइंग फ्रॉम दी आरबीआई, ठीक है ना। देन वी हैव अ टॉपिक दैट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल में क्या कहता है कि बैंकर्स बैंक, इसमें ना दो चीजें, बैंकर्स बैंक क्या होता है, सुपरवाइजरी रोल क्या होता है। बैंकर्स का भी बैंक, तो बैंकर्स बैंक मतलब क्या है कि देखो, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स होते हैं आपके, पीएनबी, एसबीआई वगैरह, उनका भी कुछ ना कुछ रिलेशन होता है कस्टमर के साथ उसके। हमारे साथ कुछ ना कुछ, मेरा मान लो मेरा एसबीआई में अकाउंट है, तो मेरा कुछ ना कुछ रिलेशन है मेरा बैंक के साथ। क्या रिलेशन है, वो रिलेशन ये है कि जो मेरा एसबीआई वाला बैंक है वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा, जो जो मैं उसमें पैसे डालूंगा वो एक्सेप्ट करेगा। और अगर मेरे को लोन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं लोन भी लूंगा, तो मतलब वो ग्रांट करेगा लोन को। तो उसका एक क्या है, रिलेशन है। क्या रिलेशन है, कि वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को और ग्रांट करता है लोन को, ठीक है। देन ऐसा ही रिलेशन जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका आरबीआई के साथ होता है। तो आरबीआई हैज अ, पहली लाइन क्या लिखी हुई है या शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ क्या लिखी हुई है वो। उसमें ये बोल रहा है कि आरबीआई का भी सेम रिलेशन होता है कमर्शियल बैंक के साथ, जैसा रिलेशन कमर्शियल बैंक का कस्टमर के साथ होता है। तो हम इसमें इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आरबीआई हैज द सेम रिलेशनशिप बिटवीन विद कमर्शियल बैंक एज कमर्शियल बैंक हैज द रिलेशन विद इट्स कस्टमर, and the relation is what, accepting the deposit and granting the loan, ठीक है। फिर बात है कि क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सर क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके बीच में क्या करता है, डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज करता है। सर कैसे करता है, क्या करता है, वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एक फंक्शन आता है आरबीआई के अंदर क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का ही, ठीक है ना। उसके अंदर हम उसमें एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं, उसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिर आया सुपरवाइजरी रोल। क्या होता है, सुपरवाइजरी रोल का मतलब ये होता है कि ये इंश्योर करता है कि जो कमर्शियल बैंक है, क्या कहा, कि जो कमर्शियल बैंक है वो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस इशू करे जा रहे हैं आरबीआई के थ्रू, क्या वो उसको फॉलो कर रहा है। तो हमने कहा, क्या कहा, कि सुपरवाइजरी रोल क्या होता है, कि ये इंश्योर करता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो कंप्लाइज है टू इट्स डायरेक्टिव्स, मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, मतलब डायरेक्शंस फॉलो कर रहा है किसकी रिगार्डिंग, रिगार्डिंग दी सीआरआर और दी एसएलआर। अब सर सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। सीआरआर होता है बेटा कैश रिजर्व रेशो, और एसएलआर क्या होता है सर, ये होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आपका आएगा सीआरआर और एसएलआर, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे उस टाइम पे, ठीक है ना। तो अभी के लिए आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं एक तरह से इस चैप्टर का, कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या फॉलो करता है फंक्शंस, मतलब परफॉर्म करता है आरबीआई, ठीक है ना, यानी सेंट्रल बैंक।
तो आपको थर्ड फंक्शन समझ आ गया, आई होप सो। तो नेक्स्ट इज योर व्हाट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब क्या है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? मतलब सिंपल सी चीज है, वर्ड से ही समझो कि लेंड कर रहा है मनी ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब आखिरी में यही लेंड करता है। मतलब क्या है, अगर मान लो कमर्शियल बैंक जैसे पीएनबी है या एसबीआई है, अगर वो कहीं से फाइनेंशियल अकोमोडेशन पाने में फेल हो जाता है तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मतलब क्या है कि जो लोन होता है वो अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफर किया जाता है टू द कमर्शियल बैंक। कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है लोन कमर्शियल बैंक को अगेंस्ट दी सिक्योरिटीज। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो बैंकिंग सिस्टम होता है उसको कोई सेटबैक नहीं मिलता है एट द बड़ी मार्केट इज स्टेबल, मतलब वो सही रहती है, वो बिगड़ती नहीं है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं आता है। तो इसको ये बचाता है कौन? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यानी कि आरबीआई बचाता है। ठीक है। Then we have the next function that is custodian of foreign exchange. Custodian of foreign exchange क्या कहता है कि इसके पास कस्टडी होती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। मतलब क्या है कि ये क्या करता है, ये एक्सरसाइज करता है मैनेज फ्लोटिंग को। मतलब कि जो भी हमारा एक्सचेंज रेट चल रहा है बड़ी मार्केट के अंदर, जो भी हमारा एक्सचेंज रेट चल रहा है, जैसे कि जो हमारा $1 होता है वो इज इक्वल टू 82 या 80 रुपीज चल रहा है, राइट? तो हमने क्या कहा कि ये भी इंश्योर करता है कोड आरबीआई कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी स्टेबिलिटी है कि नहीं है। तो हम इसको यही लिखते हैं, ऑल्सो एक्सरसाइजेस मैनेज प्लॉटिंग टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। ठीक है। तो ये क्या करता है आरबीआई, ये एक फंक्शन ये भी परफॉर्म करता है। दैट वी हैव क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जो अभी बताया था ना आपको ना, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वो यही चीज है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके पास उनके भी अकाउंट्स होते हैं सेंट्रल बैंक के पास। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेटल करता है दोनों के क्लेम्स को बाय मेकिंग द डेबिट एंड द क्रेडिट एंट्रीज अगेंस्ट द ईच अदर। फॉर एग्जांपल, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि एक ए और एक बी लिखा हुआ है, तो सर ये ए और बी क्या है? फॉर एग्जांपल, एक ए बैंक है और एक बी बैंक है। क्या कहा? एक ए बैंक है और एक बी बैंक है। तो जो ए बैंक है ना, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ इसको ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है ना? तो एक ए बैंक है और एक बी बैंक है। जो ए बैंक है ना उसके पास चेक है रिगार्डिंग दी बी बैंक, और एक बी बैंक है जिसके पास चेक है रिगार्डिंग दी ए बैंक। तो जो ए बैंक है उसके पास चेक है रिगार्डिंग दी बी बैंक कितने रुपए का? 5,000 का। और बी बैंक के पास कितने का है? 10,000 का। तो किसके पास ज्यादा है? बी बैंक के पास ज्यादा है ना। तो क्या होएगा, उसका अकाउंट क्या कर, बी जो है वो ए का अकाउंट क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। और बी का अकाउंट क्या कर देगा? क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से, क्योंकि ए बैंक ने 5,000 किसको दे रहे? बैंक को, उसको दे रहे बी बैंक को, राइट? तो क्या हो जाएगा, ए अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कोई भी एक्स्ट्रा दिस एनेबल्स क्या करता है, ये एनेबल ही करता है कि बैंक जो है ना वो एक्स्ट्रा कैश को होल्ड नहीं करेगा और ज्यादा क्रेडिट क्रिएट नहीं करेगा। सर क्रेडिट कैसे क्रिएट होता है, पैसा कैसे जनरेट होता है मनी मार्केट के अंदर या फिर इकोनॉमी के अंदर, उसको हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर की लास्ट वीडियो के अंदर, जो कि आता है हमारा टॉपिक प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जो आपका पेपर में आता ही आता है। दैट कंसिस्ट ऑफ 6 मार्क्स, 6 मार्क्स का वो क्वेश्चन आता है और वो आता ही आता है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस चैप्टर से पेपर में, ठीक है ना? तो वो अच्छे से करना है आपको। देन वी हैव द लास्ट फंक्शन ऑफ दिस topic that we have to cover in this today's lecture, that is control of credit. कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है कि ये इंक्रीज और डिक्रीज करता है मनी सप्लाई को। सर मनी सप्लाई क्या होता है? सर अभी आप पढ़ के आए थे भैया जी कि मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई होता है टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो लोग हेल्ड करते हैं। टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ड्यूरिंग अ पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट पढ़ के आए थे ना। और प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स को देते ही थे। कौन कौन थे? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। ये तीनों क्या करते हैं? ये तीनों के जो प्रोड्यूसर्स हैं इन सबकी मनी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ हम पब्लिक की पैसे को इंक्लूड करते हैं। उसको हमने क्या कहा? मनी सप्लाई कहा। तो ये हेल्प, ये क्या करता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कि जब भी हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है या डिक्रीज करना है तो उसको ये क्या करता है? अप्लाई करता है, लगाता है। कैसे करता है? डिफ्लेशन के टाइम पे मनी सप्लाई को कम कर देता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे मनी को इंक्रीज कर देता है। सर ये इंक्रीज करना डिक्रीज करना क्या एक ही मतलब ये है कि भाई डिक्रीज करना है, डिक्रीज कर दिया, बढ़ाना है, बढ़ा दिया? नहीं भैया, ये कुछ मेजर्स के थ्रू होता है, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स। ठीक है। नाउ व्हाट आर दिस क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स? बेटा ये आपके वो मेजर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करती है किस चीज में, बड़ी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। कैसे? वो आप करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि आपके सामने ये टॉपिक लिखा हुआ है। तो हम वो नेक्स्ट क्लास पे फोकस करेंगे जिसमें आपने पढ़ना है सीआर और एसएलआर भी। आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही पढ़ने वाले, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर वो आता है।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास करते, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।